किसी ने नहीं सोचा होगा कि साल के ऑलमोस्ट अंत होने से पहले हमें बॉलीवुड की तरफ से एक इतना बड़ा धमाका देखने को मिलेगा और धुरंधर 2025 की मासी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस सक्सेस साबित हुई, जिसने बहुत सारे लोगों को अपने कैरेक्टर्स, डिपिक्शंस और अपने गानों से भी बहुत इम्प्रेस किया। और ये मूवी वहाँ भी चली जहाँ इसे चलना नहीं चाहिए था। रिगार्डलेस, अगर आपने इस मूवी को देखा है, पसंद किया है, तो आप इसके बिहाइंड द सीन फैक्ट्स भी जरूर जानना चाहते होंगे, जैसे कि कौन थे रियल लाइफ में चौधरी असलम और रहमान डकैत, क्या है असली फसला गाने की कहानी और इसके नाम में 9 का यूज क्यों किया जाता है। इस मूवी के अंदर बिना पाकिस्तान गए कहां और कैसे पाकिस्तान की शूटिंग की गई थी, किस किस को और क्यों इस मूवी से आपत्ति थी, जानेंगे इस मूवी ने कितनी अब तक कमाई की है और एक्चुअली धुरंधर किस रियल लाइफ हीरो की कहानी हो सकती है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। धुरंधर मूवी को साल 2024 में अनाउंस किया गया था, जहां पर ये मूवी लूजली बेस्ड है कई सारी रियल लाइफ की इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स पर, जैसे कि 1999 का IC-814 प्लेन हाईजैकिंग, 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 का मुंबई अटैक और पाकिस्तान में बेस्ड ऑपरेशन लियारी। लेकिन इस फिक्शनल या रियलिस्टिक कहानी को बनाने में लगी थी बहुत सारी रिसर्च और उसके लिए यहाँ पर हेल्प किया था आदित्य राज कौल ने, जो NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, जिनकी एक्सपर्टीज जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में है। इन्होंने बेसिकली जहूर मिस्त्री, जो बेसिकली IC-814 का वन ऑफ द हाईजैकर्स था, उस पर 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, असैसिनेशन ऑफ जहूर मिस्त्री। और जैसा कि वो डायरेक्टर आदित्य धार के एक बहुत पुराने दोस्त थे, उन्होंने उन्हें इस मूवी के लिए एज अ कंसल्टेंट हायर किया। खैर, वैसे तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर मूवी के अंदर बहुत ही यूनिक दिखाया गया था, बट उनका कैरेक्टर एक्चुअली हेविली इंस्पायर्ड था लेट मेजर मोहित शर्मा से, जो इंडियन आर्मी के 1 पैरा एसएफ में थे। उन्हें उनकी वीर गति के बाद अशोक चक्र और सेना मेडल भी मिल चुका है। और सबसे खास बात तो ये है कि उन्होंने अंडर कवर होके कश्मीर में कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फिल्ट्रेट किया था, जिससे इंडियन आर्मी को बहुत हेल्प मिली थी। अनफॉर्चुनेटली साल 2009 के 21 मार्च को कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेजर शर्मा एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए, जिसमें उन्होंने 4 मिलिटेंट्स को मारा था और 2 कॉमरेड्स को रेस्क्यू किया था। ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर बहुत सारे वायलेंट सीन्स थे, जिसके कारण ऑब्वियसली इस मूवी को एडल्ट्स ओनली का सर्टिफिकेट मिला था। बट इस मूवी की पॉपुलैरिटी और वर्ड ऑफ माउथ ने लोगों को इतना इंस्पायर किया कि इसके बावजूद भी इसके शोज हाउसफुल जा रहे थे। साथ ही साथ कई सारे शोज को तो एक्चुअली बीच में रोका भी गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से अनअवेयर थे कि इस एडल्ट सर्टिफिकेट वाली मूवी के अंदर बच्चों को ले जाना मना है, और इसी कारण मूवी को कई बार रोकना पड़ा था और बच्चों को हटाना पड़ा था। वहीं पर इस मूवी के अंदर संजय दत्त और अक्षय खन्ना के कैरेक्टर्स की भी काफी तारीफ हुई, जो ऑफ कोर्स रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड थे। जैसे कि संजय दत्त का कैरेक्टर चौधरी असलम एक्चुअली रियल लाइफ में पाकिस्तान के मोहम्मद असलम खान, जिसे चौधरी असलम के नाम से भी जाना जाता था, उन पर बेस्ड था। ये पाकिस्तान पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, जो पूरे पाकिस्तान में एज अ फियर्ड इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते थे। और इन्होंने ही साल 2009 में लियारी टास्क फोर्स बनाया था, जिसमें 9 अगस्त 2009 को फाइनली अक्षय खन्ना का रियल लाइफ काउंटर पार्ट यानी रहमान डकैत इनकाउंटर में मारा गया था, जो रियल लाइफ का बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर था और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। फाइनली साल 2014 में कराची पाकिस्तान में चौधरी असलम एक कार बॉम्बिंग में मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान ने ली थी। खैर, इसी से याद आया कि जब चौधरी असलम का कैरेक्टर मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वहाँ पर हवा हवा गाना उसके इंट्रोडक्शन के रूप में यूज किया गया था। ये गाना अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि 1987 में ये पाकिस्तान से एज अ पॉप सॉन्ग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पर इसे गाया था हसन जहांगीर ने, और फाइनली इसे इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। और पहली बार इसे 1994 के इंसाफ अपने लहू से में यूज किया गया था, जिसमें भी संजय दत्त थे। फाइनली इसे एक बार फिर से 4084 मूवी के अंदर भी रिमिक्स किया गया, जो 2012 में रिलीज हुई थी, और मुबारका में भी यूज किया गया, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इतना ही नहीं, एक्चुअली ओरिजिनली पाकिस्तान में ओरिजिनेट नहीं बल्कि पर्शिया यानी ईरान में ओरिजिनेट हुआ था, जिसे 1970 में ईरानियन बैंड कुरूश यागमई ने हवर हवर के रूप में रिलीज किया था। हसन जहांगीर के पिता एक्चुअली ईरानियन डिसेंट से थे, जिसके कारण उन्हें इस गाने के बारे में पता चला होगा और उन्होंने इसे साउथ एशियन पॉप सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया।
खैर इससे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर हुआ इस मूवी का फसला गाना, जिसे बहरैनी हिप हॉप आर्टिस्ट फ्लिपराची ने गाया था, जिन्हें हुसम असीम या डैफी के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनली इसे साल 2024 में एज अ सिंगल रिलीज किया गया था और इवेंचुअली इसे धुरंधर मूवी के लिए अडॉप्ट किया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस गाने के नाम में आखिर 9 का क्या मतलब होता है। वेल ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अरबिक लेटर साद को, जिससे एस साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे डिजिटली लिखने के लिए साद को 9 से रिप्लेस किया जाता है। और गाने का नाम फसला, जो पहले मुझे लगता था फासला यानी डिस्टेंस, एक्चुअली वो नहीं है। एक्चुअली ये नाम रिप्रेजेंट करता है फन टाइम, पार्टी, गुड वाइब और सेलिब्रेशन को। खैर अब आप में से बहुत सारे लोग को ये क्यूरियोसिटी तो जरूर होगी कि इस मूवी के अंदर दिखाए हुए पाकिस्तान को इतना एक्यूरेटली डिपिक्ट कैसे किया गया और क्या सचमुच मूवी की शूटिंग पाकिस्तान में हुई थी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। इस मूवी को एक्चुअली फिल्म स्टूडियो में शूट किया गया है, जहां पर ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस मूवी को पूरा का पूरा मुंबई के अंदर शूट किया जाना था, जहां पर पूरे पाकिस्तान के एक सेट को बनाया जाना था। बट मुंबई में चल रहा था मॉनसून सीजन, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती। इसके कारण यहाँ पर इस सेट को थाईलैंड में बनाया गया, जिसमें 20 दिन का वक्त लगा था और ओवर 500 इंडियन एंड थाई आर्टिस्ट लगे थे, जिन्होंने मूवी में दिखाए हुए सारे के सारे पाकिस्तानी लोकेशंस को क्रिएट किया, वो भी पूरे डिटेल के साथ। खैर मूवी की शूटिंग इंडिया में भी कई जगहों पर हुई है, जहां पर इसके कुछ सीन्स को मुंबई में तो शूट किया ही गया था, लेकिन साथ ही साथ लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी इसकी कई सारी शूटिंग हुई थी, जिसके कारण स्पेसिफिकली एक्टर अक्षय खन्ना को इसके हिसाब से ढलने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जिसके कारण उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाना पड़ा था, क्योंकि नॉर्मली इस एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। खैर इस मूवी को हर जगह रिलीज तो किया गया था, बट बहुत सारी कंट्रीज में ये मूवी बैन भी हुई थी। स्पेसिफिकली कई सारी कंट्री जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर आती हैं, और इनका मानना था कि यहाँ पर पाकिस्तान को गलत लाइट में दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान से भी कई सारी क्रिटिसिज्म देखने को मिली, यहाँ पर स्पेसिफिकली रियल लाइफ के चौधरी असलम की विडो वाइफ नौरीन असलम ने यहाँ पर अपने पति के पोर्ट्रेयल को इस मूवी के अंदर गलत बताया था। साथ ही साथ पाकिस्तान में रहने वाली मकरानी बलोच कम्युनिटी ने भी इस मूवी में अपनी रिप्रेजेंटेशन से आपत्ति जताई थी। साथ ही साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के कई सारे बड़े नेताओं ने भी इस मूवी के अंदर कई सारे रिप्रेजेंटेशन को गलत बताया था, जिसके कारण अल्टीमेटली ये मूवी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं। और यही इस मूवी की सबसे बड़ी आयरनी है। भले ही ऑफिशियली इस मूवी को पाकिस्तान में रिलीज ना किया गया हो, बट इस मूवी को पायरेट करके बहुत ज्यादा देखा गया था और अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन यानी 20 लाख डिजिटल डाउनलोड्स इस मूवी के पाकिस्तान में हुए थे। खैर आप में से बहुत सारे लोग ये बात मानते होंगे कि 214 मिनट यानी 3 घंटे 34 मिनट की ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी मूवी है, बट एक्चुअली ये इंडिया की सबसे लंबी मूवी नहीं है। मेरा नाम जोकर जो साल 1970 में आई थी वो 4 घंटे 14 मिनट की थी, वहीं पर 2003 की एलओसी कारगिल 4 घंटे 15 मिनट की थी। मूवी में ऑफ कोर्स ये बात कहीं कही नहीं गई थी कि यहाँ पर लेट मेजर मोहित शर्मा को एज एन इंस्पिरेशन यूज किया गया है, बट चीजें इतनी ऑब्वियस और अपेरेंट थी कि यहाँ पर उनके माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मूवी के खिलाफ अपील किया था, बट अल्टीमेटली सीबीएफसी ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर लेट मेजर मोहित शर्मा से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है और इस मूवी के कैरेक्टर्स ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं। पर इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब ऑफ कोर्स इस मूवी के लंबे होने का एक कारण ये भी है कि इस मूवी का ओरिजिनल लेंथ पहले 7-7.5 घंटे के आसपास तक का होने वाला था और इस मूवी को एडिट करके 2.5 घंटे में रिलीज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसके कारण यहाँ पर इसे 2 भाग में बांटा गया और धुरंधर का अगला पार्ट 19 मार्च 2026 में रिलीज होगा, जिसे धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज भी कहा जा रहा है। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो ये एक्चुअली काफी धुआंधार साबित हुई है, जहां पर पहली और दूसरी दोनों मूवी को मिलाकर ऑलमोस्ट 250 से 300 करोड़ का बजट लगा है, बट पहली मूवी रिलीज के बाद ऑलमोस्ट 1143 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है और 5 दिसंबर 2025 में रिलीज होने के बावजूद भी ये मूवी 2025 की हाईएस्ट इंडियन मूवी बन चुकी है। साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में ये मूवी काफी चली, जहां पर इसने $17.52 मिलियन कमाए और वहां पर इसने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अकेले इंडिया में ही इसने 700 करोड़ रुपए कमाए और बाकी के एडिशनल इसने बाकी के टेरिटरीज से कमाए और 27 दिन के अंदर अंदर 700 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली ये इंडिया की पहली मूवी है।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप बताइए आपको धुरंधर मूवी कैसी लगी और आप इस मूवी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।